तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको इस मूवी की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है जहां यूएस के एक छोटे शहर डेल में हम दो भाइयों को देखते हैं। बड़े भाई का नाम बिल डेनबर्ग और छोटे भाई का नाम जॉर्ज डेनबर्ग होता है। बाहर दरअसल बारिश का मौसम होता है, तो बिल अपने छोटे भाई को खेलने के लिए एक कागज की नाव बनाकर देता है और उसके साथ खेलने को कहता है। जॉर्ज बाहर आकर बारिश में नाव चलाने लगता है और बारिश के पानी का बहाव बहुत तेज होने के कारण उसकी नाव एक नाली में चली जाती है। जहाँ पर जॉर्ज जब नाव लेने के लिए नाले के पास जाता है तो उसे नाले में कुछ दिखाई पड़ता है और उसका नाम होता है पेनीवाइज। वो खुद को डांसिंग जोकर बताता है। जॉर्ज की नाव उसके पास होती है और वो जब अपनी नाव लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो पेनीवाइज उसका हाथ खा लेता है। जॉर्ज बहुत चिल्लाता है, लेकिन तेज बारिश के कारण उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता और पेनीवाइज उसको अपने साथ ले जाता है और यहीं पर सीन कट हो जाता है। अब अगले सीन में कहानी एक साल आगे की दिखाई जाती है, 1989 में, जहां हमें एक स्कूल दिखाया जाता है और स्कूल एग्जाम के लास्ट डेज चल रहे होते हैं और बच्चों के स्कूल में समर वेकेशन शुरू होने वाले थे। और अब हमें यहाँ पर 4 कैरेक्टर और देखने को मिलते हैं, रिची टोजियर, एडी कैसब्रैक, स्टेनली यूरिस और बिल डेनबर्ग। और ये चारों अपने वेकेशन को कैसे मनाएं ये प्लान कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ 2 और कैरेक्टर हमें देखने को मिलते हैं, बेन हैंसकॉम और बेवरली मार्श। बेन एक्चुअली शहर में नया होता है, उसके लिए ये स्कूल भी बिल्कुल नया था, इसीलिए उसके ज्यादा दोस्त भी नहीं होते हैं और इसी वजह से बेवरली और बेन में अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलती है। और आखिर में आता है एक लास्ट कैरेक्टर जो कि होता है माइक हैनलॉन। माइक का परिवार दरअसल मीट का कारोबार करता होता है और माइक अपने परिवार के पूरे तौर तरीकों को नहीं अपनाना चाहता था क्योंकि उसे किसी की जान लेना पसंद नहीं होता है। अब यहाँ पर उसके दादाजी उसे ये समझाते हैं कि इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो जान लेते हैं और दूसरे जो बिना मतलब के अपनी जान गंवा देते हैं। अब तुम डिसाइड करो कि उन दोनों में से तुम्हें कौन सा बनना है। अब वापस से यहाँ पर कहानी में सेकंड गियर लगता है और कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ पर सभी बच्चे अपने डर का सामना एक एक करके करते जा रहे होते हैं। और सबसे पहली बारी आती है माइक की। वो मीट की डिलीवरी लेकर मीट की शॉप में जाता है, लेकिन दरवाजे के सामने वो पूछता है तो वहाँ पर अंदर से उसे कुछ जलने की महक आती है और वो देखता है कि जलती हुई चीज बाहर ही आ रही होती है और वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में हम स्टेनली को देखते हैं, जिसको रबाया पढ़ने को कहा जाता है। रबाया दरअसल इस्लाम का एक धर्म होता है और वो उसे ठीक से नहीं पढ़ पाता है, जिस पर उसके पापा उससे कहते हैं कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा, तुम एक काम करो, इस किताब को जाकर मेरे ऑफिस में रख दो। और जैसे ही स्टेनली किताब को रखने जा ही रहा होता है कि पीछे लगी पेंटिंग में एक औरत गायब हो जाती है और वो वापस से उस पेंटिंग को सही करता है, लेकिन उसका डर तभी उसके सामने आ जाता है और पेंटिंग वाली औरत बाहर निकलकर स्टेनली के सामने आ जाती है और उस पर हावी होने लगती है। स्टेनली यहाँ पर बहुत घबरा जाता है, वो चुपचाप वहाँ से भाग आता है। अब अगले सीन में हम बेन को देखते हैं जो कि लाइब्रेरी में बैठ के इस शहर के बारे में आर्टिकल पढ़ रहा होता है और तभी उसे पता चलता है कि 1908 में इस शहर में बहुत भयानक आग लगी थी जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। तभी कुछ 91 लोगों ने मिलकर वापस से शहर को खड़ा करना चाहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो पूरे लोग यहाँ से गायब हो गए और उनके कपड़े खून से सने हुए लथपथ यहाँ पर मिले। और फिर अचानक उसे एक बलून दिखाई पड़ता है और वो उस बलून का पीछा करता है और कुछ एग्स भी वहाँ पर दिखते हैं और वो उनका भी पीछा करते करते नीचे एक लाइब्रेरी में पहुँच जाता है। और जैसे ही वो पलटकर पीछे देखता है तो उसे एक सिर कटा हुआ बच्चा दिखता है। वो वहाँ से तुरंत भागने लगता है और वो बच्चा भी उसके पीछे भागता है, लेकिन वो वहाँ से निकल जाता है। लेकिन स्कूल के कुछ बच्चे बेन को पकड़ लेते हैं और उन बच्चों का नाम होता है हेनरी, पैट्रिक और विक्टर। वो तीनों उसे बहुत परेशान करते हैं और उनका लीडर हेनरी ये चाहता होता है कि वो बेन के पेट पर अपना नाम लिख दे और वो भी चाकू से। और इसके बाद वो ऐसा कर भी देता है। बेन मदद के लिए बहुत चिल्लाता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता है। बेन खुद उसके मुंह पे कस के एक लात मारता है और वहाँ से भाग जाता है। वो सब उसका पीछा करते हैं और लात खाने के चक्कर में हेनरी का जो चाकू होता है वो वहीं पर कहीं गिर जाता है। छुपते हुए बेन वहाँ से भाग रहा होता है और तभी वहाँ पर एक नाला होता है और पैट्रिक को उसमें से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो बेन को ढूंढते हुए नाले
के अंदर आ जाता है और उसके पास तभी एक लाइटर होता है और उसी की मदद से वो वहाँ पर रोशनी करता है। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसको कुछ एक आवाज सुनाई दे रही होती है और जैसे ही वो यहाँ पर पीछे मुड़कर देखता है तो वही पेनीवाइज उसे दिख जाता है और वो उसे वहीं पर मार के खत्म कर देता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि बेन जान बचाकर भाग रहा होता है, तभी उसके 4 दोस्त उसे दिख जाते हैं, बिल, स्टेनली, रिची और एडी। और वहाँ से भागकर वो लोग वापस अपने शहर आ जाते हैं और देखते हैं कि बेन की तबीयत बहुत खराब होती है। वो लोग मेडिकल स्टोर पर जाते हैं और दवाई लेने लगते हैं, लेकिन उन लोगों के पास उतने पैसे नहीं होते हैं कि वो सारी दवाइयों को ले सकें। और वहाँ पर उनको बिवरली मिल जाती है और वो लोग उससे मदद मांगते हैं और उसे ये बताते हैं कि उनके पास दवाई खरीदने के लिए पैसे नहीं है। इतने में तभी बिवरली दुकान वाले को अपनी बातों में उलझा कर रखती है और पीछे से वो लोग दवाई लेकर भाग जाते हैं और बेन का ट्रीटमेंट जाकर के शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पर बिवरली भी आ जाती है और वो उन लोगों से पूछती है कि क्या तुम्हें ठीक से बैंडेज करना भी आता है। इसके बाद यहीं पर सीन कट हो जाता है और हमें बिवरली का घर दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने फादर के साथ रहती होती है। दरअसल उसके फादर का रवैया उसके साथ बिल्कुल ठीक नहीं होता है। ऐसा लगता था जैसे वो हमेशा उसका फायदा उठाना चाहते थे। वो कभी उसे गलत तरह से टच करते तो कभी उसके बालों को छूते। बिवरली को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और एक दिन वो परेशान होकर अपने सारे बालों को कट कर देती है और बाल को वॉश बेसिन में डाल देती है और यहीं पर सीन वापस से कट हो जाता है। और अगले दिन हम सारे दोस्तों को एक साथ वेकेशन एंजॉय करता हुआ देखते हैं। वो सब एक ऊंची जगह पर पहुंच जाते हैं और वहां से पानी में कूदने का फैसला करते हैं और उन सब का साथ देने के लिए वहां पर उनकी नई दोस्त यानी कि बिवरली भी पहुंच जाती है और वो भी उनसे बिना कुछ बोले सीधे पानी में कूद जाती है। सारे ही बच्चे बहुत मस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन तभी कुछ देर एंजॉय करने के बाद वो सब जब बाहर आते हैं तभी एडी को बेन की एक बुक मिलती है जिसमें सिटी की पुरानी तस्वीरें होती हैं। तभी बेन उन सबको बताता है कि मेरे पास और भी पुरानी तस्वीरें हैं, क्या तुम लोग देखना चाहोगे। और इसके बाद सभी लोग उसके घर आ जाते हैं। बेन के घर पर उन्हें एक से एक पुरानी तस्वीरें देखने को मिलती हैं जो कि इसी सिटी से जुड़ी हुई होती हैं। तभी एडी बोलता है कि मुझे घर दरअसल जल्दी जाना होगा और मुझे जाने में वक्त भी लगेगा, इसीलिए मुझे थोड़ा पहले निकलना होगा। और ऐसा बोलकर एडी अपने घर के लिए वहाँ से रवाना हो जाता है और जाने के लिए वो ऐसा रास्ता चुनता है जहाँ पर रास्ते में एक भूतिया घर पड़ता है। और जब वो वहाँ से जा रहा होता है तभी उसकी घड़ी का अलार्म बजने लगता है और ये अलार्म उसने इसलिए सेट किया होता है ताकि वो टाइम से दवाई खा सके। और जैसे ही वो दवाई खाने के लिए अपनी दवाई को बाहर निकालता है तो वो दवाई रोड पर गिर जाती है और वो दवाई उठाने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक गरीब आ जाता है और उसकी हालत देखकर एडी बहुत ज्यादा डर जाता है और सब कुछ छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं कि बिवरली अपने वॉशरूम में बैठी होती है। तभी उसके वॉश बेसिन से उसे कुछ आवाजें आती हैं। जब वो उसके करीब आती है तो अंदर से उसे कुछ इस तरह की बातें सुनाई देती हैं कि क्या तुम भी हमारे साथ तैरोगी और यहाँ पर आना चाहोगी। जब वो थोड़ा और अंदर झांक कर देखती है और ये कंफर्म करने के लिए कि वाकई ये आवाजें इसी के अंदर से आ रही हैं, तो वो अपने फादर का इंची टेप लेकर आती है और उसे पाइप में डालकर चेक करती है कि क्या वाकई इसके अंदर कोई है। तभी वो ये पाती है कि जो पाइप होता है वो पूरी तरह से ब्लॉक होता है और जैसे ही वो इंची टेप को बाहर निकालती है तो उसके कटे हुए जो बाल होते हैं वो खून में लथपथ बाहर आते हैं और देखते ही देखते खून का जो एक फव्वारा होता है वो वॉश बेसिन से निकलने लगता है, जैसे मानो खून की बारिश हो रही हो और पूरा का पूरा बाथरूम लाल लाल हो जाता है। वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है और अपने फादर को जोर जोर से आवाज देकर बुलाने लगती है। जब उसके फादर वहाँ पर आते हैं तो उससे कहते हैं कि तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो, तुम्हें इस तरह से इतनी जोर से चिल्लाना नहीं चाहिए। तभी वो अपने फादर को घबराते हुए कहती है कि क्या आपको ये हर तरफ खून नहीं दिखाई दे रहा, ये दीवारें, ये वॉश बेसिन देखिए इनकी क्या हालत हो रखी है। लेकिन उसके जो फादर होते हैं यहाँ पर वो बहुत वियर्ड बिहेव करते हैं और कुछ भी बिना बोले वहाँ से चले जाते हैं। अब अगले दिन आकर के बिवरली सारी बातें अपने दोस्तों को बताती है। पहले तो उसके दोस्त इस बात पर यकीन नहीं करते हैं और वो बोलते हैं कि तुम मजाक कर रही हो, लेकिन जब वो लोग बाथरूम को देखते हैं तो वहाँ पर सच में सारी दीवारें लाल हो चुकी होती हैं और हर तरफ बस खून ही खून होता है। तो वो लोग कहते हैं कि पहले तो हमें इस बाथरूम को साफ करना होगा और इस बाथरूम को पहले जैसा बनाना होगा। साफ करने के बाद जब सब लोग अपने अपने घर जा रहे होते हैं तो उन सब के मन में बस एक सवाल आता है कि क्या ये सब सिर्फ इन लोगों के
साथ हो रहा है या बाकी लोगों के साथ भी हो रहा है। और तभी सभी बच्चे एक एक करके अपना अपना वाकया सभी लोगों को बताने लगते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि उन बच्चों के साथ ही कुछ इस तरह की अनहोनी हो रही होती है, जिसके कारण ये सारी चीजें हमारे सामने आ रही हैं। इसके बाद तभी उन्हें माइक की साइकिल दिखती है। उन्हें समझ आ जाता है कि हेनरी ही माइक को परेशान कर रहा होगा और वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं तो देखते हैं कि हेनरी और उसके दोस्त मिलकर माइक को मार रहे होते हैं और फिर दोनों एक दूसरे पर पत्थर से हमला करने लगते हैं और हेनरी और उसके दोस्त वहां से भाग जाते हैं और वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। और तभी बेन कहता है कि मुझे लगता है कि ऐसा हर 27 साल के बाद रिपीट होता है, यानी कि सबसे पहले 1908 में इस सिटी में आग लग गई थी और इसके ठीक 27 साल के बाद यानी कि 1935 में सिटी को रिक्रिएट किया गया था, लेकिन तब जो 91 लोग थे वो मारे गए और उसके बाद 27 साल के बाद यानी कि 1962 में बहुत सारे लोग लापता हो गए और अब 27 साल के बाद ये वापस से रिपीट हो रहा है, यानी कि अभी चल रहा है 1989 और अभी भी बहुत सारे बच्चे इस सिटी से गायब हो चुके हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? इसके पीछे भला कौन हो सकता है? और कोई तो इसके पीछे जरूर है जो हर 27 साल के बाद जागता है और 1 साल तक सबका शिकार करता है। और इसी कारण जो बेन होता है वो अपने घर में जितने भी मैप रखे होते हैं सबको ला करके बिल के गैराज में लेकर के जाता है। वहाँ पर जब सब लोग प्रोजेक्टर पे सारे मैप को देखते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि सिटी में जितने भी नाले हैं वो एक पॉइंट पे जाकर मिल जाते हैं जहाँ पे वही भूतिया घर है और जहाँ पर एक कुआं है और वहीं पर जितने भी सिटी के नीचे नाले हैं वो जा करके मिलते हैं। और वो ये सब प्लान कर ही रहे होते हैं कि हमें वहाँ पर जाकर जरूर देखना चाहिए। और तभी टीवी से जो पेनीवाइज है वो बाहर आ जाता है और उन सब पर हमला कर देता है। सभी लोग पेनीवाइज से बचते रहते हैं और तभी माइक उसके प्रोजेक्टर पर लात मार देता है और वहाँ से जो ये पेनीवाइज होता है ये नहीं जाता है और उसका सामना करने के बाद जो सभी लोग होते हैं ये बाहर धूप में आते हैं और तभी ये उससे बच पाते हैं। और इसके बाद तभी ये लोग यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि अब हमें उस भूतिया घर में जाना ही होगा और पता लगाना होगा कि आखिर वो हमसे चाहता क्या है। और सब लोग जब वहाँ पर पहुंच जाते हैं तो अंदर जाने के बाद सबके साथ एक अलग तरह का जो हेलुसिनेशन होता है वो सबको फील होने लगता है और सबको अपने डर का सामना करना ही पड़ता है। तभी ये जो एडी होता है इसको अजीबोगरीब आदमी वहाँ पर दिखाई देने लगता है और बिल को अपना छोटा भाई दिखाई देता है और माइक को जलते हुए हाथ दिखाई देते हैं। सब लोग हालांकि इससे काफी ज्यादा डर जाते हैं लेकिन फिर भी उसका डटकर मुकाबला करते हैं। और ये लोग जब एक साथ इकट्ठा होते हैं तो उस वक्त जो पेनीवाइज होता है ये अपने पूरे रूप में इनके सामने आ चुका होता है। तभी उनको बचाने वहाँ पर जो बेवरली होती है ये पहुंच जाती है और एक लोहे की रॉड से उसकी आंख पर वॉर कर देती है। और तभी पता चलता है कि पेनीवाइज कभी भी ग्रुप पर हमला नहीं करता है, वो हमेशा इंसान के अकेले होने का फायदा उठाता है और तभी उस पर हमला करता है। और वो खुद भी क्योंकि यहाँ पर जख्मी हो गया था इसीलिए हार मानकर वहां से चला जाता है। और जब वो जो सभी होते हैं घर से बाहर आते हैं तो एडी की माँ वहां पर पहुंच जाती है और सबको बहुत डांटती है और एडी को लेकर वहां से चली जाती है और यहीं पर सीन कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जो हेनरी होता है ये गन लेकर के खड़ा होता है क्योंकि ये एक पुलिस वाले का बेटा होता है और वो उनकी गन से खेल रहा होता है। तभी उसके फादर वहां पर आ जाते हैं और उसको बहुत डांटते हैं और उसके दोस्तों के सामने उसकी बहुत इंसल्ट हो जाती है। उसको अपने पोस्ट बॉक्स के पास एक बलून नजर आता है और वो जब वहां पर जाता है तो उसको एक गिफ्ट देखने को मिलता है और जब वो उसे खोलता है तो उसमें पुरानी चाकू उसे मिलती है जो उस दिन उससे खो गई थी। तब यहीं पर उसको पेनीवाइज की आवाज सुनाई देती है और वो उसे बहलाने लगता है कि अपने फादर को मार दो और क्योंकि वो तुम्हें बिल्कुल भी समझते नहीं और तुम्हारी बात बात पर इंसल्ट करते हैं। और उसकी बात में आकर अनफॉर्चुनेटली जो हेनरी होता है वो अपने फादर को मार देता है। वापस से यहाँ पे जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बेवरली बिल से मिलने के लिए तैयार होकर जा रही होती है कि उसके फादर उसे रोक लेते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। वो अपने फादर के सिर पर मारकर बाथरूम में आकर छिप जाते हैं लेकिन उसके जो फादर होते हैं वो दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं और वो अपने फादर को मारकर वहीं पर बेहोश कर देती है। लेकिन वहीं पर तभी पेनीवाइज आ जाता है और उसको उठाकर अपने साथ ले जाता है। अब ये बात जब बिल को पता चलती है तब बिल अपने दोस्तों को कॉल करके बताता है कि पेनीवाइज बेवरली को पकड़कर ले गया है और हमें इसी वक्त मिलना होगा। और ये लोग सब जब मिलने का डिसाइड करते हैं तो ये लोग बोलते हैं कि हमें उसी भूतिया घर में जाना होगा क्योंकि वो उसे उसी कुएं के आसपास ले गया होगा और इसीलिए हमें अंदर जाना होगा। सारे बच्चे अपनी पूरी तैयारी के साथ उस कुएं के अंदर जाने की कोशिश करने लगते हैं। माइक उन सबको एक रस्सी देता है जिसकी मदद से वो लोग जो होते हैं वो अंदर जा सके। इतने में तभी पीछे
पीछे से हेनरी आकर के माइक को मारने लगता है और सभी बच्चे हेनरी को रोक रहे होते हैं कि माइक को प्लीज मत मारो, लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनता है और तभी माइक उसका सामना करता है और उसको कुएं में गिरा देता है। जब वो सब सुरंग में पहुंच जाते हैं तो उनको बेवरली की बॉडी देखने को मिलती है और बहुत सारा कचरा और बहुत सारी जो डेड बॉडीज होती हैं वो हवा में दिखाई दे रही होती हैं और तभी उन्हें पता चलता है कि डर ही पेनीवाइज है। मतलब कि आईटी की सबसे बड़ी ताकत है कि जब भी कोई डरेगा तो वो डर की ताकत से उसको मार देगा, लेकिन बेवरली उससे बिल्कुल भी नहीं डरती है, इसीलिए वो उसे नहीं मार पाया होता है और सिर्फ वो उसे थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस कर पाया होता है। और तभी बेन आकर के उसे किस करता है और इसी वजह से जो बेवरली होती है वो अपने कॉन्शियस माइंड में वापस आ जाती है। इसके बाद बिल को अपने छोटे भाई की झलक नजर आती है और वो उसका पीछा करते हुए जब जाता है तो उसका भाई उसके सामने आ जाता है और वो कहता है कि बिल मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी नाव को तुम तक नहीं लेकर के आ पाया क्योंकि वो नाव इस नाले में गिर गई थी और जब मैं यहाँ पर इस नाव को लेने आया तो एक आदमी यहाँ पर आया और इसने मुझे अंदर खींच लिया और मैं इस नाले से फिर कभी नहीं निकल पाया, प्लीज मुझे यहाँ से घर ले चलो। तब बिल कहता है कि तुम मुझे मिस तो कर रहे हो लेकिन तुम असली जॉर्ज नहीं हो और वो उसको शूट देता है। जैसे ही जॉर्ज उसे शूट करता है तो वो पेनीवाइज में तुरंत कन्वर्ट हो जाता है और अब आईटी उन पर हमला कर देता है, लेकिन वो लोग ये जानते थे कि पेनीवाइज ग्रुप पर कभी हमला नहीं कर सकता है और उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और तभी सब लोग मिलकर पेनीवाइज की बैंड बजाना यहाँ पर शुरू कर देते हैं और वो लोग पेनीवाइज को इतना मारते हैं कि फाइनली वो हार मान ही लेता है और वहाँ से उड़ जाता है और यहीं पर सीन कट हो जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और ये कसम खाते हैं कि 27 साल के बाद आईटी अगर वापस आता है तो ये सभी लोग मिलकर उसका सामना इसी तरह से करेंगे और सारे बच्चे अपने हाथ को काट कर अपने अपने खून की कसम खाते हैं और कहते हैं कि हम सब एक साथ हैं और हम सब एक साथ ही उसका सामना भी जरूर करेंगे फ्यूचर में। और इसी तरह से यहीं पर ये मूवी अब खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये हॉरर और थ्रिलर वाली मूवी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर से पसंद आया होगा। अगर आपको इस मूवी की कहानी जरा सी भी इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और हाँ, इस चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं जल्दी से वापस आऊंगी एक और अमेजिंग सी मूवी की कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।